नमस्कार, स्वागत है आप सबका चर्चा की इस तीसरी कड़ी में। न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति को लेकर प्रक्रिया है, उसको लेकर देश भर में एक बहस छिड़ी हुई है। उसी बहस को आगे बढ़ाने के लिए हम कार्यपालिका द्वारा जो मुद्दे किए गए हैं उन्हें उठाना चाहते हैं और उन मुद्दों को देश के सामने लाना चाहते हैं, ताकि जो देश की जनता है उनका न्यायपालिका पर भरोसा कायम रहे। इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं निर्मल भटनागर जी। आप 40 साल से जानी मानी समाज सेविका हैं और जगन्नाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज की मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की हेड है। साथ ही हमारे दूसरे प्रतिभागी हैं ईडी अग्रवाल जी। आप सुप्रीम कोर्ट में एक जाने माने एडवोकेट हैं। और हमारे साथ मौजूद है मनसब अरोड़ा, जो कि जगन्नाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के एक मेधावी छात्र हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आइए देखते हैं हम एक छोटी सी रिपोर्ट। हाल ही में संसद के दोनों सदनों ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल को पूर्ण बहुमत से पारित कर दिया, जो कॉलेजियम सिस्टम को बदल सके। इस बिल में 6 सदस्यों का पैनल बनाया गया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के 2 जज, कानून मंत्री और 2 प्रतिष्ठित नागरिक हैं। इस बिल में प्रतिष्ठित नागरिकों को चुनने के लिए भी एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के विपक्ष के नेता शामिल हैं। इस बिल के जरिए जजों की नियुक्ति को पारदर्शी बनाने की कोशिश भी की गई, क्योंकि शिकायत ये थी कि सन 1993 में जजों ने कॉलेजियम सिस्टम बनाया था, जिसमें मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते रहे हैं। इस कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर आरोप लगने लगे कि ये सिस्टम पक्षपात को बढ़ावा देता रहा है और ये सिस्टम पारदर्शिता और न्याय के प्रति जवाबदेही में पूर्ण रूप से खरा नहीं उतरा। कभी कुछ फैसले ऐसे भी रहे जो सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करने लगे और लगने लगा कि ये फैसले सियासी फायदे या नुकसान को देखकर दिए गए। जजों के ऊपर आरोप तो लगते रहे, लेकिन हाल ही में हाई कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडे काटजू ने जब ये सनसनीखेज खुलासा किया कि 2005 में मद्रास हाई कोर्ट में एक भ्रष्ट जज की नियुक्ति की गई और ये नियुक्ति पूर्ण न्यायाधीश RC लाहौटी और पूर्व कानून मंत्री H भारद्वाज की जानकारी में हुई। आरोप यहाँ तक लगा कि ये नियुक्ति एक सियासी दल के दबाव में की गई। ये मुद्दा संसद के दोनों सदनों में सियासी दलों की ओर से जोर शोर से उठाया गया और विपक्ष ने सरकार से इस मामले पर जवाब मांगा। सभी सियासी दलों में एक राय ये भी रही कि कॉलेजियम सिस्टम को अब बदलने का सही वक्त आ गया है, ताकि लोगों का न्यायपालिका के ऊपर भरोसा बना रहे और न्यायपालिका की गरिमा बरकरार रहे। लेकिन इस बिल के पूर्ण बहुमत से पारित होने के बाद भी इस बिल की खामियां और अच्छाइयों के बारे में चर्चा होती रही है। इस रिपोर्ट के बाद जो पहला मुद्दा मेरे दिमाग में आता है कि क्या कॉलेजियम सिस्टम वाकई ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा था? देखिए, देश को आज़ाद हुए 60 वर्ष हो चुके हैं, बल्कि 60 से ऊपर ही हो चुके हैं, और ये सिस्टम्स बनाए गए थे और तब लीगल एक्सपर्ट्स ने मिलके बनाए थे। तो एकदम ये कह देना कि ये सिस्टम काम नहीं कर रहा, ये कहना कि ये सिस्टम एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा और इसके अंदर बहुत कुछ फेवरेटिज्म और पैसा या क्या कहते हैं करप्शन आ गया है, ये तो मैं मानती हूँ। पर ये कह देना कि कोई भी सिस्टम जो इतने बड़े बड़े हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स ने बनाया था फ्लॉप सिस्टम था, ये गलत बात है। तो मैं इसके अंदर आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि कॉलेजियम सिस्टम बहुत अरसे तक बहुत अच्छी तरह काम करता रहा है। आप बोलना चाहते हैं कि अभी हाल ही के कुछ टाइम में इसमें कुछ कमियां आई हैं, खामियां आई हैं? नहीं, खामियां हर चीज में कहीं ना कहीं होती हैं। ये तो ह्यूमन नेचर होती है कि उसको कितनी अच्छी तरह चलाए। तो मैं कई जजेस के विषय में ये बात कहूंगी, और शायद कहना मेरा यहाँ ठीक होगा या नहीं होगा मैं नहीं जानती, पर ये कहूंगी कि कुछ जजेस ने अपने अपने लोगों को जुडिशरी में घुसाने के लिए, जिसे कहते हैं कि परिवारवाद को लाने के लिए इस सिस्टम को खराब किया। मैम, आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोकना चाहूंगी। मनसब जी, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कॉलेजियम सिस्टम एक ऐसी नियुक्ति की प्रक्रिया है जिसके अंदर परिपक्वता और पारदर्शिता की बहुत जरूरत होती है। जुडिशरी और लेजिस्लेचर एक दूसरे के पैरेलल चलती है, लेकिन कॉलेजियम सिस्टम में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति भवन ही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर ही राष्ट्रपति महोदय इसको असाइन करते हैं। मेरी नजर में से पहले तो ठीक था, लेकिन अब कुछ खामियां आ रखी हैं। भ्रष्टाचार बहुत प्रमुख मुद्दा है।
डीजी सर, आप क्या बोलेंगे इस बारे में, आपकी क्या इसमें टिप्पणी मैंने है? इतना ही बोलना है कि टाइम टू टाइम कुछ कमी महसूस हुई, पार्लियामेंट में क्वेश्चंस हुए, पूर्व राष्ट्रपति के नरेंद्र साहब ने भी बोला, उसके ऊपर जो बात सामने आई उसको चाहा कि कॉलेज सिस्टम को खत्म करके नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया। उसमें जो नॉमिनेटेड होते हैं राज्यसभा से मेंबर पार्लियामेंट, लोकसभा जो सीधा चुन के आते हैं, उन दोनों की राय से, लोगों की जो राय थी उन नेताओं ने जो अभी इंट्रोड्यूस भी कर दिया है और उसको पास भी कर दिया, लोकसभा राज्यसभा दोनों पास हो चुका है। हाफ द स्टेट ऑफ द कंट्री जो लिस्टेड स्टेट्स है उसको पास भेजा गया है। उसको उनकी अप्रूवल के बाद राष्ट्रपति महोदय उसको कानून में ले आए। रही बात आपने कहा भी कॉलेजियम सिस्टम, देखो कहीं ना कहीं कमी तो है। सर, स्पष्ट शब्दों में आप क्या बोलेंगे कि ये, स्पष्ट शब्दों में तो समय की जरूरत है, ठीक आपके हिसाब से ठीक है। दूसरा जो एक और मुद्दा आता है कि मार्कंडेय काटजू के खुलासे के पहले भी कई पूर्व जजों और न्यायाधीशों पे सवाल उठते आए हैं, सवाल लगते आए हैं, जैसे वाई.के. सभरवाल जी हो गए और मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व जज हो गए दीनाकरण जी हो गए। तो अब जनता के मन में ये सवाल है कि अगर ये आरोप न्याय बनाने वालों लोगों के ऊपर ही लग रहे हैं तो उन्हें न्याय कैसे मिलेगा, उनके लिए न्याय पाना कितना आसान होगा? ये सोचने वाली बात नहीं है? देखिए, मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगी कि मार्कंडेय काटजू साहब इतने साल तक चुप क्यों बैठे रहे? क्या वो अपनी पोजीशन बचाते रहे? जब तक वो जुडिशरी में रहे और जब तक उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जाने का चांस मिलता रहा, उन्होंने एक शब्द इस बारे में नहीं बोला। आज अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी पोस्ट, क्योंकि उन्हें रिटायरमेंट के बाद एक बहुत अच्छी नेशनल व्हाट यू कॉल ये हाँ उसमें क्या बोलते हैं प्रेस कमीशन की पोस्ट मिल गई, तो अब वो दूसरों के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। इसका मतलब कि उनका भी कोई मतलब सिद्ध करना हो रहा है इसके अंदर, या उन्हें भी कहीं से कोई सपोर्ट मिल रहा है कि दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालें। मैं उनकी बातों के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती और ना मैं उनके कैरेक्टर को यहाँ पर किसी भी तरह से अच्छा कैरेक्टर मानूंगी, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हों, क्योंकि अगर उन्हें ये मुद्दे उछालने थे तो जब वो पावर में थे तब उन्होंने क्यों नहीं ये मुद्दे और क्यों नहीं एक्शन लिया? मैंने तो रेकमेंड कर दिया, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। बिल्कुल, आपको मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगी, आप पे वापस आती हूँ। मनसब जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या जो कार्यपालिका है उसमें जो है जजों की नियुक्ति है, कार्यपालिका को उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या तो किस सीमा तक करना चाहिए उनकी दखल अंदाजी? जी, मेरा कहना है कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका की नियुक्ति में सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि कौन सा जज अपॉइंट हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है। अब आप कॉलेजियम सिस्टम को लेके करते हैं तो उसमें सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति भवन में जाके बोलते हैं और राष्ट्रपति उनको अपॉइंट कर देते हैं, लेकिन क्या वो जज सही में अपॉइंट होने लायक है कि नहीं है? क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि कॉलेजियम सिस्टम से पहले था क्या? इमरजेंसी के टाइम पे 70 के दशक में न्यायपालिका और कार्यपालिका एक दूसरे के खिलाफ काम करते थे। तभी कार्यपालिका को ये जरूरत आई कि न्यायपालिका क्यों ना पलट दिया जाए। तभी जो कार्यपालिका जो काम करते थे, न्यायपालिका उसके खिलाफ अपने फैसले देते थे। तो इन लोगों को एक जरूरत आन पड़ी कि कार्यपालिका को अपने काम सीधे और स्पष्ट रूप से करने के लिए ऐसी न्यायपालिका की जरूरत हो पड़ी जिससे वो अपने काम ढंग से कर सके और काम ढंग से चलाया जा सके। जी बिल्कुल, जी समझ गई आपकी बात। सर, मैं एक और चीज है जो एक मुद्दा जो यहाँ पे एक और उठकर आता है, जैसे कि आप एक जाने माने एडवोकेट हैं, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि बहुत से पूर्व न्यायाधीश हैं जो जज रह चुके हैं, वो कॉलेजियम सिस्टम पे सवाल जरूर खड़ा करते हैं। उनके हिसाब से इस सिस्टम में कमियां भी हैं और ये सिस्टम भाई भतीजावाद को बढ़ावा भी देता है। लेकिन हाल ही के दिनों में लोढ़ा जी का एक बयान आया है कि उनका कहना है कि ये सिस्टम बनाए रखे रहना चाहिए। ऐसा क्यों, आपको क्या लगता है? उनकी अपनी एक सोच है, वो सोच की वजह से वो कह पा रहे हैं। जी। अब जब डेमोक्रेसी का तकाजा है और कानून पास हो गया है और ये लागू होगा, उसमें हालांकि चेयरमैन तो CJI ही रहेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 सीनियर मोस्ट उसके जजेस ही होंगे सुप्रीम कोर्ट के,
दो बाहर से आएंगे, जो उनके द्वारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ अपोजिशन, चेयरपर्सन उनकी इच्छा से एक उसमें क्या आ गया कि एक जो मेंबर बनेगा वो ओबीसी का, SC ST का होगा जी। उसमें दखल मांगते हैं जुडिशरी में कि भाई हम हैं, ठीक चल रहे हैं, डोंट डिस्टर्ब अस। ओके ओके, तो इसलिए उन्होंने ऐसा उनको लग रहा है कि उनका ये सोच है, ठीक चल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, हमें डिस्टर्ब ना करो, क्योंकि दूसरा जो नेताओं को वो जी अच्छा सर, नहीं इतना मानते। मैं समझी आपकी बात सर, समझी। लास्ट जो एक और सबसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दा रह गया है यहाँ पे कि जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल है, क्या वो पारदर्शिता ला सकता है, और हाँ तो उसमें क्या कमियां हैं जिन्हें दूर करना जरूरी है? कुछ चंद मिनट रह गए, तो निर्मल जी मैं आपका इसमें बयान चाहूंगी। देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगी कि ये बिल अपने आप के अंदर सक्षम नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो हम जुडिशरी की पावर जो है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 3 हिस्सों में डिवाइड की गई थी पावर को, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, और जुडिशरी को एक इंडिपेंडेंट एरिया माना गया था। अब ऐसे में हमें क्या गारंटी है कि जो मेंबर अपॉइंट किए जाएंगे वो पॉलिटिकलाइज नहीं होंगे, वो किसी पार्टी के नहीं होंगे, जो मेंबर उस पे बैठेंगे उनके ऊपर दबाव जनता का नहीं होगा किसी को अपॉइंट करने में। तो अभी तक जजों तक जनता को पहुंचना और ये कहना मेरा, हाँ जजेस अपने आप में तो एक दूसरे का हेल्प कर रहे थे पर जुडिशरी से बाहर नहीं निकल रहे थे, परंतु अब पॉलिटिकल एक्सेस हो जाने की वजह से मुझे लगता है कि एक बड़ा भारी खतरा है इस कमीशन के सामने कि जजेस के अपॉइंटमेंट में कहीं पॉलिटिकल इश्यूज ना आने। आप इससे सहमत नहीं है? इस पे से सहमत नहीं हूं, पर मैं उसके अंदर अमेंडमेंट चाहती हूँ। मैं मैडम की बात को जो 2 मेंबर बनेंगे वो बाहर से बनेंगे, 2 मेंबर अगर उस पे वीटो कर देते हैं, रिकमेंड नहीं करते, तो उसको आगे नहीं भेजा, ना रिकमेंडेशन हो सकती जजेस की, ना उनकी प्रमोशन हो सकती, ना उनको अपॉइंटमेंट हो सकता। उस वजह से जो कॉलेजियम सिस्टम को जो जजेस हैं वो कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं कि इसमें तो दखल अंदाजी है। दूसरा, लीडरों का मैंने पहले भी कहा, दोबारा से मैं कह रहा हूँ, करप्शन बहुत है, इसलिए वो समझी मैं आपकी बात जजेस गलत कह रहे हैं, या हम जो सिस्टम लेके आए हैं जुडिशियल अपॉइंटमेंट सिस्टम, ये बिल्कुल आगे आने वाले में ठीक रहेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी सारी धीरे धीरे सामने आएंगे, काम ठीक है। आज की चर्चा में बहुत सी बातें सामने आई हैं। इसमें नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल की अच्छाइयां भी निकल कर आई हैं, वहीं ये बात भी चर्चा में निकली है कि इस बिल में बहुत सारी खामियां हैं जिन पे काम करना जरूरी है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि जब ये बिल कानून बनकर पास होगा ये कितना कारगर साबित होगा। आज की हमारी चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।